ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पर हमने हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम हृदय की संरचना के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लेंगे और लास्ट टाइम पर हम ब्लड कोगुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोगुलेशन जो है ये होता है। ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और अच्छा ये कर देता हूँ और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम हृदय की संरचना पढ़ेंगे पहले और उसके बाद आपके कोर्स में जो दे रखा है कि हृदय की संरचना है, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, बाह्य संरचना किस प्रकार की है और उसमें ब्लड का फ्लो जो है वो किस तरह से होता है, और इसके अलावा हम कार्डियक साइकिल के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हृदय की जो संरचना है उसको अगर हम देखें तो हृदय जो है हमारे, अगर औसत आयु अपन 70 ईयर्स की मानते हैं तो ह्यूमन हार्ट बीट जो है वो 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो हो जाती है। और ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पर, जो हमारा जो एक हार्ट है जिसको हम पंपिंग एपरेटस कहते हैं, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक सेंट्रल पीस जो है वो हो जाता है। ओके, so the heart located in the center of your chest, हृदय स्तनियों में, हिंदी में अगर हम बात करें तो स्तनियों में हृदय जो है वो हल्के गुलाबी रंग का एक त्रिभुजाकार या कॉनिकल एक मांसल अंग होता है, और इसका जो उद्भव होता है, ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म के स्तर से ये विकसित होता है। ओके, पाया कहाँ जाता है ये हमारे यहाँ पर? हृदय जो है शरीर के वक्ष भाग में मध्यावकाश, जिसको मीडियास्टर्नल स्पेस कहते हैं, उनमें फेफड़ों के बीच में ये पाया जाता है। ओके, अगर हम विभिन्न जंतुओं की बात करें तो मछलियों में हृदय जो है वो छोटा होता है, जो पूरे शरीर का 0.2% भाग बनाता है, और एम्फीबिया में ये 0.46% होता है, और रेप्टाइल में 0.15% बनाता है। मनुष्य की अगर हम बात करें तो हमारे हार्ट का जो वेट है वो लगभग 300 ग्राम जो है ये होता है। तो हृदय जो है वो हृदय पेशियों का बना हुआ होता है। हृदय पेशियों का बना हुआ होता है, जिनको कि हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मिडिल लेयर के अंदर होंगे यहाँ पर, और ये एक आवरण से ढका रहता है जो कि इसकी रक्षा का काम करता है, और जो सबसे बाहर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, ये पेरिकार्डियम कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसका सेक्शन, वॉल का सेक्शन देखें तो इसकी संरचना में पेरिकार्डियम जो है वो सबसे बाहर की तरफ रहता है, और इसमें एक्चुअली पेरिकार्डियम क्या है पहले ये समझ लीजिए कि ये आपके सीलोमिक मेम्ब्रेन का ही भाग है। ये आपके सीलोमिक मेम्ब्रेन का भाग होता है, और हृदय से सटा हुआ भीतरी भाग जो है वो एपिकार्डियम कहलाता है, और बाहरी भाग पेरिकार्डियम कहलाता है। यानी ये दोहरे स्तर का बना हुआ होता है, अंदर वाला एपिकार्डियम और बाहरी वाला भाग पेरिकार्डियम कहलाता है। इनके बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। ये काम क्या करता है कि ये हृदय को नम बनाए रखता है और बाहरी चोटों से बचाता है। दूसरी चीज, आपका हार्ट जब बीट कर रहा है तब उसको दूसरे अंगों के साथ में होने वाले फ्रिक्शन से ये बचाता है, और इसके सिकुड़ने पर ये इसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होने देता है। ओके, तो पेरिकार्डियम से होता है, ये सबसे बाहरी है, और इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको एंडोकार्डियम हमने कहा है। इनर लेयर ये इसकी होगी। अब अगर हम इसका बाह्य संरचना देखें हृदय की, कि हृदय की बाह्य संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है। ओके, सो हार्ट जो है वो डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, यानी ये दायां भाग और बायां भाग, इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं। इसकी पोजीशन अगर हम देखें
तो हार्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है? जैसे हमने कहा था कि मीडियास्टर्नम या मध्यावकाश के अंदर ये पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आपका राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, इसके पीछे क्या होगा? आपका वर्टिबल कॉलम होगा, जिससे कि ये दोनों तरफ आपकी क्या है? ये रिब्स हैं। ये रिब जो है वो रिब केज जिसको हमने कहा है यहाँ पर ये, और नीचे से ये आपका डायफ्राम जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमने आपको ये कहा था कि ये वक्ष भाग के मध्यावकाश में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। तो ये देखिए, ये दोनों फेफड़े हैं और ये मीडियास्टर्नम वाला मध्यावकाश वाला भाग जो है वो हो गया है। यहाँ पर नीचे आपके दूसरे जो है ये आपकी थोरेसिक कैविटी जो है वो आ जाती है, जो कि नीचे से डायफ्राम से कवर्ड रहती है। इस कैविटी के बारे में आप अभी ध्यान से समझ लेना इसको, ये हमारे इसका स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में भी काम में आएगा कि ये कैविटी जो है वो बंद होती है और इसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब हम हार्ट की स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो 4 कक्षों से मिलकर के और बना हुआ होता है। तो इसका जो अगला वाला चौड़ा भाग होता है उसके अंदर 2 आलिंद होते हैं और पीछे वाले भाग में 2 निलय होते हैं। जो आगे वाला भाग थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है और पीछे वाला भाग जो है थोड़ा सा संकरा लग रहा है। इसका शेप जो है वो हमारी बंद मुट्ठी, ये हमारी मुट्ठी है जैसे ना, ये बंद मुट्ठी के टाइप का शेप जो है इसका हार्ट का हो जाता है। ओके, अब आप देखिए इसको कि इसकी संरचना अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये ऊपर की ओर क्या है? आपका एट्रियम या आलिंद कहते हैं इनको। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका राइट एट्रियम है। अब हमारे को सामने से देखने पर ये हमारे बायां जो लिख रखा है हमने लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे दाईं ओर नजर आ रहा है ना। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, हमारे शरीर से कंपेयर करें, तो आप जैसे पीछे घूम जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इस साइड वाला ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। क्या कहते हैं इनको? आलिंद। लेफ्ट यानी बायां आलिंद और बायां निलय। इसी तरह से नीचे देखें आप, हमने कहा कि नीचे वाला जो कोनिकल पार्ट है, संकरा भाग है, उसके अंदर ये आपका निलय है, दायां निलय, और ये आपका बायां निलय कहलाता है। ठीक है, और संकरे भाग में 2 निलय आकार में भिन्न होते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें, तो दायां जो निलय है वो बाएं निलय से छोटा होता है थोड़ा सा। इस कोनिकल शेप की वजह से आप देखेंगे कि आपका जो बायां निलय है ये थोड़ा बड़ा है और दायां निलय जो है ये थोड़ा छोटा है। क्यों है? क्योंकि ये सेप्टम अगर सीधा होता, आपका जो सेप्टम है आपका पार्टीशन दैट डिवाइड्स द हार्ट इनटू 2 हाफ, ये जो सेप्टम है आपका ये थोड़ा सा तिरछा होता है, जिसके कारण से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये जो पट्टिका है ये आपको हृदय के अधर तल पर बाहर से अगर आप देखेंगे, है ना, तो एक खांच के रूप में दिखाई पड़ती है। और इसको क्या कहा जाता है? यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस इसको कहा जाता है। इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस इसको कहा जाता है। अब अगर हम इनके दीवारों की बात करें, तो आलिंद की दीवारें अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये थोड़ी पतली है। आलिंद की दीवारें जो है ये थोड़ी पतली होती है और निलय की जो दीवारें हैं वो मोटी होती है। अब बताइए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आलिंद को रुधिर को पंप करने की आवश्यकता नहीं होती है। हार्ट जो है पंप जो करता है रुधिर को, वो हमारे निलय जो हैं वो करते हैं। इसलिए निलय जो है वो थोड़े मांसल होते हैं। इनमें से भी अगर आप देखेंगे कि तो जो बायां जो निलय है इसकी जो दीवारें हैं, देखिए यहाँ पर ये और ये वाली दीवारें है ना, ये मोटी होती है। और जो आपका दायां निलय है इसकी दीवारें अपेक्षाकृत या इसके कंपैरिजन में कम मोटी होती है। क्योंकि रुधिर जो पूरे शरीर को जो पंप करता है वो कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट करता है। जबकि इसको किसको पंप करना है? यहाँ जो रक्त आएगा वो आपका फेफड़ों के अंदर जाएगा। ठीक है, ये रक्त जो है वो आपका फेफड़ों के अंदर जाता है। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ से रक्त जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाएगा। ठीक है, जो दायां आलिंद है
आपका ये देखिए यहाँ पर ये दायां आलिंद, इसके अंदर दो अग्र महाशिरा एंटीरियर वेना केवा और प्री कैल्वेस, ये एंटीरियर वेना केवा है, ठीक है, ये एंटीरियर या सुपीरियर वेना केवा इसको हम यहाँ पर कह रहे हैं, और एक आपका ये इंफीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा या पोस्ट केवल जो है पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा जो है वो इसके अंदर आकर के खुलती है। कहाँ खुलती है? राइट एट्रियम के अंदर। स्तनियों के दाएं आलिंद में दो अग्र महाशिराएं और एक पश्च महाशिरा आकर के और खुलती है। ये इस हार्ट में आपको महाशिरा जो है वो आगे दो नजर नहीं आ रही है ना। जो सुपीरियर वेना केवा है ये एक ही है यहाँ पर, ऐसा क्यों? जबकि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर दो जो है वो आकर के खुलती है, क्योंकि ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। मनुष्य में और बिल्ली में केवल एक महाशिरा जो है वो पाई जाती है। ये महाशिराएं करती क्या है कि शरीर के विभिन्न भागों से, जिसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, वास्तव में अशुद्ध रक्त नहीं कहना चाहिए इसको, ये क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब तो नहीं हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो उसमें कम पाई जाती है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन कोशिकाओं को दे दी गई है। ओके, और आलिंद में लेकर के आती है। और इसी प्रकार बाएं आलिंद में जो पल्मोनरी शिरा है ना, देखिए यहाँ पर बना रखा होगा हमने, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। शिराएं क्या करती है? रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती है, और धमनियां जो है वो हृदय से अंगों की ओर भेजती है। ठीक है, तो ये जो हमने कहा कि महाशिराएं जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के और कहाँ आ रही है? आपके राइट एट्रियम में आ रही है। ठीक है, और जो ये क्या करेगा इसको? राइट एट्रियम क्या करेगा इसको? इसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर भेज देगा। अब लंग्स से, इसको हम कार्डियक साइकिल में और डिटेल से पढ़ेंगे, वहां से जो पल्मोनरी वेन आ रही है वो क्या करेगी? रुधिर को लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर के और आएगी। लेकिन इस वेन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपकी बुक में कई जगह पर प्योर ब्लड लिखा हुआ है, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, वो ऑक्सीजन लेकर के और वो आती है। तो दाएं निलय से वापस आपका जो दायां निलय है, देखिए आप यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय से पल्मोनरी एओर्टा निकलता है। जो ये जो ब्लड यहाँ लेकर के आया गया था शिराओं के द्वारा, ये यहाँ आ जाता है और इसको लंग्स के अंदर भेज दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, पंप करने का काम कौन करेगा? जैसे मैंने कहा था कि इसकी दीवारें कम मोटी होती है, क्योंकि इसको ब्लड जो है वो केवल लंग्स को ही भेजना होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसके प्योरिफिकेशन के लिए या ऑक्सीजनेशन के लिए इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में लेकर के जाती है। इसी प्रकार जो आपका बायां निलय है, यहाँ से एक कैरोटिको सिस्टेमिक आर्क निकलता है, जो कि हमारे पूरे शरीर को रक्त की सप्लाई करता है। यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप किया जाएगा। देखिए मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी दीवारें मोटी क्यों हैं? क्योंकि ये पूरे शरीर को पंप करता है ब्लड को। ठीक है, और ये इस अओर्टा के थ्रू, ये अओर्टा हो जाएगा आपका, जिसमें सिस्टेमिक आर्चेज जो है वो निकलेगी और वो पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई करेगी। जबकि जो आपका दायां निलय है, इस दायां निलय में रक्त कहाँ से आया है? बाएं निलय से। और बाएं निलय में कहाँ से आया है? पूरे शरीर से। जो हमारी शिराएं हैं वो रक्त को यहाँ ला करके डालती हैं, यहाँ से दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय से ये रक्त निकल करके और आपका कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। और वहाँ से पल्मोनरी वेन जो है, ये दो यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई हुई है, ये पल्मोनरी वेन उस रक्त को वापस लेकर के आई, तो ये ऑक्सीजनेटेड हो गया,
अब ये रक्त आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर रक्त निकल करके और सिस्टमिक आर्क के थ्रू पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है वो डबल सर्कुलेशन भी कहलाता है। इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे, यहाँ केवल हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है वो आपके इसकी आंतरिक संरचना हो जाती है। एक बार वापस समझ लीजिए आपको इसको। बाहर से अगर आप देखेंगे इसको तो ऊपर दो आपको आलिंद नजर आएंगे और नीचे दो निलय आएंगे। ये क्या हो गया आपका दायां आलिंद और ये बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ओके, ये साइज में छोटा है, दीवारें इसकी पतली है, ये साइज में बड़ा है, दीवारें इसकी मोटी है। क्यों है? क्योंकि ये जो सेप्टम है जो कि हार्ट को दो भागों में विभाजित कर रहा है, ये थोड़ा तिरछा होता है। दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि राइट जो एट्रियम है आपका यानी दायां आलिंद, इसके अंदर हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रुधिर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इसको लेकर के और दायां आलिंद के अंदर आता है। दाएं आलिंद से एक बार हृदय में रक्त आ गया यहाँ से। ओके, अब ये यहाँ गया दाएं निलय में। दायां निलय जो है इसको पंप करेगा और कहाँ ले जाएगा इसको? पल्मोनरी आर्टरीज, धमनियां हैं क्योंकि ये हृदय से रक्त को ले जा रही है, लेकिन इनके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों से आया है। और ये रक्त क्या करेगा? अब ये इसको कहाँ भेजेगा? लंग्स में। ठीक है, वहां पर एक्सचेंज होगा और उस एक्सचेंज के कारण से आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय के कौन से भाग में लाया जाएगा? बाएं आलिंद के अंदर लाया जाएगा। इस बाएं आलिंद से रक्त जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पंप करेगा सिस्टमिक आर्क के थ्रू, ये पूरे शरीर के अंदर पंप कर देगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि पहली बार रक्त यहाँ आया, यहाँ से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट के अंदर आया है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा डबल सर्कुलेशन हो जाता है। सर्कुलेशन में एक भाग तो हो जाएगा आपका सिस्टमिक और दूसरा पल्मोनरी। सिस्टमिक का मतलब वो पूरे शरीर के अंदर चक्कर लगा करके और हार्ट में आएगा, उसके बाद वो लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और अगर हम थोड़ा डिटेल से देखें तो हृदय में जो ये पेशियां हैं ये सब पेशियां कार्डियक मसल्स होती हैं और एक चैप्टर है हमारे पेशियों का, वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में और डिटेल से हम बात करेंगे। वहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे इनका। तो ये ब्रांच्ड होती है और रेखित होती है, लेकिन ये अनैच्छिक होती है। ठीक है, जबकि रेखित पेशियां जो आपका स्ट्रेटेड मसल फाइबर है वो ऐच्छिक पेशियां होती है और हमारी इच्छा से संकुचन उसके अंदर होता है। तो ये अनैच्छिक पेशियां हैं और ये जो पेशी का जो स्तर है इसको मायोकार्डियम कहा जाता है। तो अगर इसको और डिटेल से देखें हम थोड़ा सा इसको कि इसके अंदर वाल्व कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी ओपनिंग इसके अंदर होती है, तो आप देखेंगे कि जो दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, इस दाएं आलिंद में अग्र और पश्च महाशिराएं अलग अलग छिद्रों से खुलती है। ये देखिए आप, एक तो ये रहा आपका और एक छिद्र आपका ये रहा। ये यहाँ आकर के, ये तो यहाँ आकर के खुल रही है और नीचे वाली जो है वो यहाँ आकर के और खुल रही है। तो पश्च महाशिरा के छिद्र पर एक यूस्टेकियन वाल्व जो है वो होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में इसको नहीं बताया हुआ है, यहाँ पर एक यूस्टेकियन वाल्व जो है वो पाया जाता है। ओके, और यूस्टेकियन वाल्व होता है, पश्च महाशिरा के छिद्र पर एक यूस्टेशियन वाल्व या कपाट जो है वो होता है। और दोनों आलिंदों के मध्य जो अंतरा आलिंद पट है, इसमें अगर हमारे पास में देखते हैं हम कोई इसके आगे वाला स्ट्रक्चर अगर और है तो ये तो वही स्ट्रक्चर हो गया आपका। ये जो सेप्टम है बता चुका हूं मैं आपको यहाँ पर, ये कि ये इस तरह से विभाजित होता है। यहाँ पर राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका इंफीरियर वेना केवा और ये पोस्टीरियर वेना केवा, ये आपका पल्मोनरी वेन्स है, ये आपका एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन्स है।
ठीक है, ओके। ये इसके वॉल हैं, इन दोनों के बीच में, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो दोनों आलिंदों के मध्य जो है एक गड्ढा पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों आलिंद हैं, यहाँ पर मसल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए था, तो यहाँ पर दोनों जो आलिंद हैं आपके ऊपर वाले, ये इनके बीच में फोसा ओवेलिस जो है वो पाया जाता है। और भ्रूणीय अवस्था में इस स्थान पर एक छिद्र होता है जिसको फोरामेन ओवेलिस कहते हैं, और बाद में जब लंग जो है वो क्रियाशील हो जाते हैं तो ये बंद हो जाता है और इसके इंप्रेशन के रूप में केवल एक छोटा सा भाग यहाँ पर रह जाता है। और बाएं अग्र कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है और इस छिद्र पर एक थिबेशियंस वाल जो है वो पाया जाता है। आगे हम इसमें वाल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो सेप्टम है ये डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट में, ये बता दिया मैंने। अब इसके अंदर जो वाल होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक होता है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, आलिंद निलय कपाट।